सोर्सेज को, अपने किसानों को अंडर वैल्यू करते हैं और अंडर सेल करते हैं। कि मैं करता क्या था, तो देखो जब मैं खेती करना शुरू की मेरे पास पैसे बहुत कम होते थे, राइट। मैंने अपना पूरा पहला फसल 6,000 रुपये, मेरा पूरा बजट था कि 6,000 रुपये में सब कुछ करना है। खेत देखने में तो बहुत अच्छा लगा, हम बांध के गए, धनिया पालक और तरबूज, पता चला रेट 2 रुपये किलो है। फिर और एक्चुअली कुछ वर्ष मैंने बहुत अच्छा किया, हमने एक एकड़ तरबूज से 3 लाख 3.25 लाख रुपए तक कमाए। 1000 प्लांट उगाए हैं और इस सीज़न मार्केट ऐसा है कि माल टिक नहीं रहा, मतलब वो कली खुलती है और प्लांट गायब हो गया। यू नो लाइक सब्सिडी जहर है किसान के लिए, राइट। ऐसा क्यों? आपको देखता है यार ये भी बड़ा सुंदर फूल है, और फिर कुछ ना कुछ करके वो उन दोनों फूल को का ब्रीडिंग करके उनको सेक्स करा के एक नई संतान पैदा करता है। Should they get into farming immediately? Should they quit their job? वेलकम टू एग्री टॉक एपिसोड 1। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान खुद एक मॉडर्न किसान हैं और इनकी खासियत है इनकी कॉन्फिडेंस और फार्मिंग को लेकर के यूनिक अप्रोच में। आज के एपिसोड में हम इनसे ये बात करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपने 1 एकड़ के फार्म को लेकर एक यूनिक बिजनेस सेटअप किया, भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में क्या क्या गैप्स हैं एंड अ लॉट मोर अबाउट एग्रीकल्चर। सो एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। प्रेजेंटिंग टू यू तरुण मल ऑन एग्री टॉक। मिस्टर तरुण मल, वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार अभिनव जी, नमस्कार हमारे सारे दर्शकों को। मैंने जब आपके बारे में पहली बार सुना था ना जी, मुझे किसी ने आपका फोटो दिखाया एक फ़ोन पे और एक फार्म में था, कई सारे पॉट्स थे पीछे। हाँ जी, हाँ जी। और मैं सोचा कि ये आदमी फार्मर हो ही नहीं सकता है। लाइक अगर आपको कोई भी देखे दिल थिंक यार ये तो एब्सोल्यूट रॉकस्टार है। एंड दैट्स नॉट यू, दैट्स अस। हमारा लिमिटेड व्यू पॉइंट है कि इंडिया में फार्मर आर सपोज्ड टू बी अ सर्टेन वे, दे लुक अ सर्टेन वे, बट पीपल लाइक यू आर द वंस हु आर मॉडर्न पीपल हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एट फार्मिंग। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा रॉक म्यूज़िक से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, और वाकई में मैं एक किसान हूँ। तो टिपिकली मैं ऑर्नामेंटल मार्केट को सप्लाई करता हूँ दिल्ली, एनसीआर में, और अब कुछ और स्टेट्स, आसपास के स्टेट्स में भी। हमारा फार्म तहसील तिजारा, ज़िला अलवर और राजस्थान राज्य में है। तो आप खेती में आए कैसे? हाउ डिड यू स्टार्ट फार्मिंग? एक्चुअली मैं जब अपने आखिरी जॉब से कुछ महीनों का ब्रेक लिया और मैंने एक गार्डन तैयार करना शुरू किया अपने छत पे, और फिर ऐसा हुआ कि सडनली मेरी छत पे कुछ 30-40 हज़ार गुलदावरी के पौधे उग रहे थे, और वो उग गए, उनके फूल निकल गए। तो वो फूल काट के नीचे जो फ्लोरिस्ट था मेरी कॉलोनी में, मैं जाके उसे बेचे। That's how your farming started. हाँ, एंड देन माय मम एंड डैड दे वर लाइक, हम तुम हमारी रूफटॉप क्यों ख़राब कर रहे हो, जाके कोई ज़मीन वगैरह देखो और जैसे खेती की जाती है वैसे करो। तो फिर हम मैदान में उतरे, मंडी में सप्लाई करते थे धनिया, तरबूज, खरबूजा, ये सब सब्जियां। ये काम हमने 7-8 साल तक किया। 7-8 साल पे आपने किया जी। और आपने सीखा कैसे? मतलब आप, मेरा अंडरस्टैंडिंग कि आपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पढ़ाई में भी पढ़ाई नहीं करता था, मतलब मैं पढ़ाई करता ही नहीं था। मैंने एग्रीकल्चर कहाँ से सीखा, एक्चुअली इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने अपना खेती इंटरनेट से सीखा एसेंशियली। तो आप कह रहे हो कि इंटरनेट, यूट्यूब वीडियोस, ये सब देख यूट्यूब वीडियोस, कल्चर शीट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, वाइट पेपर्स, अन्य प्रकार के सोर्सेज से, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से, इन सब माध्यमों से मेरे को सिर्फ एक दृश्य दिखा कि खेती क्या होती है, और फिर जब खेत पे कदम रखा तो एक और एक, 2 और 2 और 2 4 होते होते आज हम यहाँ खड़े। आई थिंक मोर देन द नॉलेज, आपने जो वीडियो से सीखा, द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू गॉट रियली हेल्प्ड यू। हाँ, पर मतलब वही है कि आपको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी होना चाहिए और आप हैंड्स ऑन भी होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो खेती कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखी और सिखाई जाती है, वो अपने आप आ जाती है मनुष्य को। सो अगर मानो कि एक अभी कोई बिगिनर या कोई एग्रीकल्चर में घुसना चाह रहा है, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि वो कैन दे यूज़ द इंटरनेट टू लर्न देयर बेसिक्स, गेट देयर फंडामेंटल्स राइट? तो देखिए, इंटरनेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो एक बेसिकली इट्स लाइक द थर्ड लिम्ब, यू नो, लाइक इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू, द इंटरनेट। बट एसेंशियली देखो, खेती में क्या है, आपको पहले प्लांट्स उगाने पसंद होने चाहिए। आपको गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, आपको पौधे उगाना अच्छा लगता है, खेतों में जाना अच्छा लगता है, तो वो पहला एक सिम्टम है जिसको एक्चुअली मैं एक डिजीज़ कहता हूँ। एग्रीकल्चर एक बेसिकली एग्रीकल्चर इज नॉट आदत है। It's not a profession, it's a compulsion.
मतलब या तो आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट हैं या नहीं है। अगर आप सुबह उठ के सोचते हैं कि पौधे ऐसे उगाते हैं, पौधे कैसे उगाते हैं, तो हाँ आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट है। लेकिन अगर आप में स्वाभाविक वो चीज़ नहीं है कि आप सारा टाइम प्लांट्स के बारे में सोचते रहते हैं, सारा टाइम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो आप मत करिए खेती। So let's backtrack a little. आप इससे पहले क्या कर रहे थे and how did you get into farming? तो इससे पहले मैं एक स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग नामक, मजाक में उसे ऐसे ही कहते हैं SAE कॉलेज में मैं पढ़ाई किया करता था। मेरा डिप्लोमा कोर्स था डिजिटल फिल्म मेकिंग में। Okay. और हाँ, शुरू में मुझे लगा कि मुझे यही करना है, लेकिन और उसके बाद मेरी कुछ जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह भी हुई। मैंने एडिटर और फोटोग्राफी, ये सब जो अभी चल रहा है, इसका थोड़ा बहुत काम किया और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर फिर भी कुछ हद तक मैं वो कर सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं लल्लू था और काम नहीं होता, काम वाम हो जाता था। मैंने 1-1.5 साल लगा के काम भी किया, फिर मैं थक गया और मैंने निर्णय लिया कि चलो अब 1-2 महीने छुट्टी करते हैं, देखेंगे ढूंढ लेंगे जॉब। तो उस ब्रेक में आपने डिस्कवर किया कि तो उस ब्रेक में ऐसा था, मुझे लग रहा था अगर मैं गार्डन उगाऊंगा तो लड़कियां सोचेंगी मैं हॉट हूँ, और मैंने ये गार्डन बनाना शुरू किया। और सडनली मैं ये देख रहा यार, मैं 20-25 किलो मिट्टी ऐसे सीढ़ियों में उठा के जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा लाइट वेट ग्रोइंग मीडिया, और इससे कोकोपीट और पीट मॉस और पर्लाइट और soilless growing. बेसिकली एक प्रकार की नई दुनिया मेरे सामने खुलना शुरू हो गई। और फिर मैंने, क्योंकि अब सॉइललेस सबस्ट्रेट्स में उगाना था, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में सीखना पड़ा। पहले तो पौधे लगा तो पीले पीले होना शुरू हो गए, प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैं अपने स्कूल में जो मैंने केमिस्ट्री और आयोनिक बफर्स वगैरह के बारे में सीखा, आई रिफर्ड बैक टू दैट एंड स्टार्टेड अप्लाइंग दैट नॉलेज टू ग्रोइंग प्लांट्स। एंड to my surprise, I learned that it is the most beautiful thing in the world and the most rewarding thing you can do. And those plants really responded well to my treatments. I've heard a lot of times, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है कि when you do it, the happiness it gives you, it's very unmatched. Yeah, it's basically it feels like an achievement of climbing a mountain or like swimming against the current. Right. Agriculture is tough, but it's very rewarding. So you're saying firstly you should have a symptom. पहले देखो कि do you have that passion Right. to go into agriculture? अगर आप बावले हैं, आप केवल प्लांट्स के बारे में सोचते रहते हैं, फसलों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप कुछ और कर नहीं पाएंगे लाइफ में। आपको यही करना पड़ेगा। Or in a way that addiction should be there, right? और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये भूल मत करिएगा इसमें घुसने की। Got it. Now आपसे एक मेरा general question है. I would say to some extent I can consider you a successful grower in the agricultural space, right? Agri-tech space. Okay. Now एज अ सक्सेसफुल ग्रोअर, जब आप देखते हैं इंडिया में फार्मर्स का एक बहुत ही डाइवर्सिटी है। एक कई फार्मर्स हैं गरीब जो बेसिक लाइफ अपना नहीं कमा रहे हैं, कई फार्मर्स हैं दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड देयर आर अदर्स इन बिटवीन, राइट? बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक गैप है, देयर इज अ ह्यूज डिवाइड। सो नंबर वन, आपको क्यों लगता है कि ऐसा हमारी कंट्री में होता है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप? अनफॉर्चुनेटली ये जो सवाल है, इसके आंसर्स हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और साइंस से नहीं आते हैं, पर पॉलिटिक्स और सोशलिज्म और इन सब चीज़ों से आते हैं, राइट? तो एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक परसेंटेज नहीं बोलूँगा, लेकिन अधिकांश जो किसान हैं, कृषि हैं हिंदुस्तान में, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ऑप्शन नहीं होता कि वो एग्रीकल्चरिस्ट बने। उनके पास बेसिकली द ओनली थिंग दे कैन डू इज बिकम अ फार्मर. And most often they're confronted with the reality where they have like half an acre of land or 1 acre of land, where you can't even get a harvester, you can't get planting equipment, you cannot get tractor operated machinery in there. तो और धीरे धीरे फैमिलीज भी न्यूक्लियर हो रही हैं. रूरल इंडिया में भी फैमिलीज का साइज कम हो रहा है. तो पहले तो ऐसा होता था कि हमारी एक पत्नी है, पांच पुत्र पुत्रियां हैं, और वो जाके सब लेबर का काम करते थे बिना किसी, मतलब ऐसा नहीं उनको लेबर का कॉम्पनसेशन मिलता था, पर काम हो जाता था. तो और अब ऐसा हो रहा है कि वो फैमिलीज न्यूक्लियर हो गए हैं और लेबर में प्रॉब्लम है. तो द लाइफ ऑफ अ फार्मर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, ऑलवेज एट वर्क, ऑलवेज अंडरपेड. सो द इशू with Indian agriculture, the issue is not going to come from, the solution is not going to come from horticulture. The solution will come from better land use planning and policy planning, like policy making and execution at the government level. So you're saying the government has to intervene so that our agriculture can transform. Institutions in India like the IARI, they need to developing better cropping models, more innovative cropping models. We have to focus on our tradition. Like I'll give you a small example. The greatest लीची in the world is विश्व में सबसे बढ़िया लीची. और ये मैं मतलब बेसिकली आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मैं पूरे विश्व की लीची खाई हुई है.
अपने मुजफ्फरपुर में जो लीची निकलती है उसका कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में, बट इट इज लाइक द मोस्ट अंडरसोल्ड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड. Why is that? ऐसा I don't know, because suddenly, the month of June comes and like 200 tons of material lands up at some APMC market without any previous knowledge, without any logistics planning and storage planning. And then it's a buyer's market. वो जो चीज़ यूरोप में कोई मतलब 20-25 यूरो देके वो कुछ लीची खाएगा, वो हम 10-10, 20-20 रुपए किलो में ऐसे नीलाम कर देते हैं उसे, राइट? तो ये हम बेसिकली अपने रिसोर्सेज को सस्ते दाम में बेच रहे हैं और कुछ नहीं है. क्योंकि फार्मर्स का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि उन्हें वो बेसिक पे चाहिए. फार्मर्स के पास सिर्फ वो पेड़ है, उसको हार्वेस्ट करने की लेबर है, और एक बार वो टूट जाए पेड़ में उसके पास केवल एक ट्रक है जिसको उसे पैसे देने पड़ते हैं, राइट? Got it. उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, उसका कोल्ड चेन मैनेजमेंट नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. अंत में सवाल ये है कि करना क्या है मुजफ्फरपुर लीची का. आप जाइए यूरोप में, इसको ब्रांड करिए, इसको प्रमोट करिए, इसको एडवर्टाइज करिए, एक पूरा पाइपलाइन तैयार करिए मुजफ्फरपुर से एल्समीर तक, लाइक नेदरलैंड्स तक, और वहाँ पे फिर अपनी लीची जो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है. एंड दिस इफ यू नो योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर, राइट, तो लोग पैसे देंगे उसके लिए, राइट? कंज्यूमरिज्म इज बिग इन द वर्ल्ड. People will import, Logans from South America and Thailand. आप वो लोगान के बदले हमारा लीची खाइए और आपको फर्क पता चल जाएगा. बट आई थिंक ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ दैट इज आल्सो दैट दे आर नॉट अवेयर. किसान को मालूम ही नहीं है कि बाहर हमको ऐसा मिल ये किसान वो आधे एकड़ वाला किसान है जिसके पूरी संपत्ति में वो 30-40 पेड़ हैं, उसका वो इंटेलेक्चुअल पोजीशन नहीं है ये करने का. सो आई थिंक ऑन अ कोर लेवल एजुकेशन एंड एक्सपोजर वो तो है ही. हर एक सोसाइटी में एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग एंड मार्केटिंग अ प्रोडक्ट अब्रॉड, लर्निंग हाउ टू ब्रांड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, and essentially that level of things. We are not talking about the production level of things. We are not talking about what's going to happen in the village. We are talking about how all this stuff will arrive from the village to a central place that has an international airport. It has the cold chain management. It has the branding, the companies, the businesses willing to represent that lychee and take it abroad. Right? So I think the government has to really push. The government and the private sector need to come together. There needs to be some innovative thinking. There needs to be some credit put into the system, some cash injected into the system. And basically इसका सारा बलबूता है कि आपका लीची दुनिया में सबसे बढ़िया है, राइट? एक और प्रॉब्लम आती है हमारी, क्या कहते हैं उसको, MRL, मिनिमम रेजिडुअल लिमिट्स ऑफ क्रॉप इनपुट. जैसे कोई केमिकल आप लगाते हैं खेत में, उसकी एक मात्रा होती है, हार्वेस्ट से इतने दिन पहले लगाना, उसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है. तो आपको इंश्योर करना है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है, आप हाई क्वालिटी प्रोड्यूस बना रहे हैं, और फिर आप करिए जैसे पूरा विश्व करता है. जैसे वॉशिंगटन एप्पल, यहाँ पे एक ब्रांड है यार. हमारे कितने सेब हैं, राइट? हिमाचल में हमारे कितने अच्छे सेब. अरे कश्मीर में है, हिमाचल में है, अन्य बहुत जगहों में हमारे सेब हैं. कैन यू टेल अस ऐसे और इंडिया में ऐसे और कौन से क्रॉप्स हैं जो आपने बताया? मैंगो, हमारा आम, हमारे आम का कोई कंपटीशन नहीं है पूरे विश्व में. आप अगर थाईलैंड और फिलीपींस के आम खाएंगे, आप मतलब मुंह से थूक के बोलेंगे क्या है, राइट? कि जो आम का टेक्सचर और टेस्ट इंडिया की ब्रीड्स में है वो पूरे विश्व में नहीं है. लेकिन हमारे आम यूके में इंपोर्ट होने से बैंड है क्योंकि उनके मिनिमम रेजिडुअल लिमिट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसान अनएजुकेटेड है. उस सिस्टम को उसमें पहली बात तो है कि सरकार आके बोलेगी आपको ये केमिकल इतनी मात्रा में स्प्रे करना है, पर उसे फॉलो अप करके देखना कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, उस किसान का नुकसान तो नहीं हो रहा है, राइट? दूसरा, ये सब अभी एक पॉडकास्ट में कहना बहुत आसान है. हमारा कोर प्रॉब्लम है ये वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर कैपिटा, राइट? अब बाहर देश में देखो तो लैंड होल्डिंग, राइट, आपको हार्वेस्ट का मैकेनिज्म अगर आपको बनाना है, आप 100 आधे एकड़ किसान के लिए कैसे हार्वेस्ट का मैकेनिज्म, आप मतलब 50 एकड़ के किसानों के लिए बना सकते हैं, वो बहुत आसान. लेकिन तो अब बेसिकली यही है कि इसमें पॉलिटिकल विल और सोशल इंक्लिनेशन लगेगा. ये सब जो आंसर्स हैं ये फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से नहीं है, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे को पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है पर हाँ, मुझे लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने किसानों को अंडर वैल्यू करते हैं और अंडर सेल करते हैं. बेसिकली टू समराइज, आप कह रहे हो कि नंबर 1, द फार्मर हैज टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑन अ सेंट्रल लेवल, द गवर्नमेंट and the land private use sector policies have to be planned and implemented.
capital injection needs to happen into the mechanization of agriculture and horticultural breeding. Post-harvest activities like storage, marketing, advertising, all that needs to be on the up step. Got it. Right. So I mean, it's a collective effort. It's a collective effort, and you can, like, if you're thinking that that half an acre farmer and the APMC full of crooks is going to do it for you, it's a distant dream. They have zero incentive to do it. Got it. Right. So let's talk a little bit more about your farm. आप क्या करते हैं? जहाँ तक मैं समझा हूँ, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, जी। आप एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को इंडिया में वन ऑफ द ओनली ग्रोअर्स हैं जो करते हैं. इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं करता क्या था. तो देखो, जब मैं खेती करना शुरू की, मेरे पास पैसे बहुत कम होते थे. राइट. मैंने अपना पूरा पहला फसल 6,000 रुपये, मेरा पूरा बजट था कि 6,000 रुपये में सब कुछ करना है. 2010-11 की बात हुई है, 11-12 की बात हुई है. तो बंधवाड़ी नामक गांव है गुड़गांव में. आज तो वहाँ मेट्रो स्टेशन वगैरह बन गया. तो वहाँ पे मेरे पिताजी के मित्र का एक फार्म था, who just so happened to be the forestry officer of Gurgaon. Yeah. उनका एक फार्म था वहाँ पे 3 एकर्स का, और मैं गया वहाँ पे. मैंने सारा देखा, मैंने निर्णय लिया कि मैं खेती करूँगा, और मैंने एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खरीद लिया. और फिर मैं ढूंढ रहा था यार मेरे लिए काम कौन करेगा. तो जिस रोड में मैं रहता था DLF फेज़ 2 में, उसी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी. मैं गया, मैंने वो 2 लड़के खड़े थे वहाँ पे, मैंने उनसे बात किया. कैलाश और राजेश नाम था उनका. अभी भी याद है आपको? हाँ. अरे वो अभी तक मेरे साथ काम अच्छा, अभी भी साथ में. राइट. कैलाश, मतलब भाई मेरे साथ काम करोगे, इतने इतने पैसे देंगे, ये काम. मतलब ठीक है सर, हम तो फ्री हो जाएंगे 2 दिन में, आप ले जाना, हमें रहने की जगह वगैरह दे देना. तो वहाँ पे एक कमरा बना था, हमने उनको सेटल किया वहाँ पे. और हमने निर्णय लिया कि जो हम पहला फसल उगाएंगे वो है खरबूजा, पालक और धनिया. उग गया. खरबूजा, अच्छा यील्ड है ना. ठीक. ये मतलब अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ. खेत देखने में तो बहुत अच्छा लगा. हम बांध के गए, धनिया, पालक और तरबूज. पता चला रेट 2 रुपए किलो है. क्योंकि सबका पालक, धनिया और तरबूज तभी, मतलब मैक्सिमम जो आउटपुट हिंदुस्तान का, नॉर्थ इंडिया का होता है, वो उस समय आ रहा था. बहुत हाई वॉल्यूम्स. बहुत हाई वॉल्यूम्स. मतलब मैं तो अपनी एक बोरी लेके गया था, वहाँ तो 2 ट्रक एक किसान के खड़े हुए थे. एक में सिर्फ धनिया, एक में सिर्फ पालक. और मतलब जैसे कचड़ा होता है ना धनिया, वैसे लग रहा था सब जगह, बस धनिया धनिया, मतलब हम अपने पैर धनिया पे रखते हुए मंडी पर पहुंच रहे थे. तो बेसिकली मेरे को एक बात समझ में आया कि यार ये तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी. मैंने जाके वही किया जो इन सब ने किया है, और ये सब तो गरीब हैं. राइट. और मेरे बारे में एक चीज है जो मैं एडमिट करता हूँ, मुझे गरीब होना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई लाइक टू बी रिच, कंफर्टेबल. आई लाइक टू हैव अ गुड कैश फ्लो. लाइफ शुड बी कंफर्टेबल, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. मतलब या तो आपका वो एटीट्यूड हो कि मैं ज्यादा करूंगा भी नहीं और ज्यादा कमाऊंगा भी नहीं. आई थिंक द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इट इज पॉसिबल विद एग्रीकल्चर. हाँ बिल्कुल, ये बात तो है. देखिए मतलब द इन्वेंशन, agriculture is where capitalism was invented. Let's be very clear about this. Like it was the landholders and crop producers of the world that gave birth to capitalism. तो वो तो inherent, मतलब आप देख लो कि आप एक बीज से एक पूरा मक्का तैयार करते हो, उसमें 100-200 बीज होते हैं, तो inherently profitable है. आप एक से अनेक बना रहे हैं. राइट. तो फिर अगला सीजन आया, ऐसे 2-3 सीजन पार हुए, और मेरे को 2 रुपए किलो से 4 रुपए किलो, 4 से 6, ऐसे करते करते मैं 10-12 पे पहुंच गया. और मेरे को ये समझ में आया भाई ठीक है, अगर मैं ना सीजन से थोड़ा पहले ले जाऊं तो मेरे को 12 रुपए 15 रुपए मिल जाएंगे. राइट. और मैंने कुछ वर्ष किया फिर, और एक्चुअली कुछ वर्ष मैंने बहुत अच्छा किया. हमने एक एकड़ तरबूज से 3 लाख 3.25 लाख रुपए तक कमाए. इस दरमियान ये भी हो गया था कि वो छोटे से खेत बंदवाड़ी में मैं ग्रेजुएट कर गया, एक जगह जिसका नाम है तिजारा, जहाँ मैं आज खेती करता हूँ. राजस्थान. So actually, my parents have been very intelligent with their property investments. देखिए इंडिया में investing in property is like a commonplace. मतलब सबका प्लान वही होता है कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे. तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ अर्बन प्रॉपर्टीज खरीदी, मतलब गुड़गांव की तहसील में जो प्रॉपर्टीज हैं उनने खरीदी. बट एट सम पॉइंट दे डिसाइडेड कि हमें इंस्टेड ऑफ बाइंग लैंड बाय द स्क्वायर फुट, we need to buy land by the acre. And over maybe like half a decade later, or maybe like a decade or 2 later, it will become land that is sold by the square foot. So I got lucky in this one place कि मेरे पास एक chunk of land था तिजारा में. मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपने तरबूज खरबूजे की खेती में करते रहा. मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा उसकी. और वर्ष 2016 में मैंने अपना पहला अच्छा पैसा कमाया खेती से. मतलब आप बोल सकते हैं कितना?
हाँ मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलना था, पर मतलब मेरे एक ऐसा एकड़ था, मेरे से 3.25 लाख रुपए आए थे तरबूज उगा के ओपन फील्ड में। ओपन फील्ड में। बहुत अच्छा, मतलब गुड यील्ड, गुड प्राइस। द मार्केट ओपनड एट 24 rupees a kilo that year. I was standing there like 4th, 5th of April among the earliest producers from this area, and मेरे सारे competitors गुजरात से थे, आंध्र प्रदेश से थे, और वो बहुत अच्छा सीजन रहा, हम बहुत मोटिवेट हुए। और फिर आया वर्ष 2018 और वो मार्केट 8 रुपए पे खुला उसी डेट। 3 times lesser. एज एन डूड आई डोंट लाइक, मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऐसी स्थिति थी। हम माल लेके खड़े थे कि 4-5 रुपए में ले जाओ, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आप सोचिए, आप जिसको कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी, ये वो, वहां पे आप अपना माल लेके खड़े हैं, ग्राहक बस आपको बिना देखे निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता क्यों ये प्राइस फ्लक्चुएशन इतना? ऑल अबाउट volumes, yeah, you know, like basically see, if I was to ask the highest authority in India कि आपका इस वर्ष का प्रोडक्शन इस क्रॉप में कितना है और उसका कंजम्पशन कितना है, उनके पास एक रियल आंसर नहीं होएगा। जो मंडी में आके अराइवल्स नोट करता है वो कुछ भी, मतलब वो आप समझिए वो कविता लिख रहा है पेपर, मतलब इट्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट इज राइटिंग। वो पूछता भी नहीं है, कुछ तोल भाव कुछ नहीं होता, राइट? तो एक्चुअली अथॉरिटीज को पता नहीं है हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर आपको बिजनेस में सप्लाई और डिमांड नहीं पता है तो एसेंशियली आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राइट? The core of manufacturing, of creating anything, is to know what the demand is and at what volume you want to supply it. It's a rule you can't screw with, right? तो आया वर्ष 2018। 2018 में मेरा मार्केट 8 रुपए पे खुला, उसी 24 रुपए वाले तरबूज का मार्केट, उसी वेराइटी का, उसी टाइम का 8 रुपए पे मार्केट खुला। और मैंने एक बहुत सीरियस लॉस किया उस सीजन, बहुत सीरियस, यू नो, लाइक इट वाज शेकिंग, राइट? और मैंने ये निर्णय लिया कि भाई मैं तो ये दोबारा कभी नहीं कर रहा। मतलब तरबूज नहीं करोगे आप? नहीं, कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं कोई सब्जियां उगा के जाके बेच रहा हूँ, राइट? कोई ऐसी चीज जो एक दिन में कचड़ा बन जाए कि मैं उसको ऐसे उगा के जाके बेच रहा हूँ, वो भी होलसेल पे। बट जस्ट टू आस्क यू इधर, इसका सोल्यूशन है कोई? क्योंकि मतलब बहुत सारे हमारे किसान सब हमने बात की, यू नो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। मेन थिंग इज एक्सपोर्ट। इंडिया, अभी इंडिया में 125 मिलियन के आसपास ये नंबर है, नंबर ऑफ फार्मर्स का। 125 मिलियन इज अ बिग इनफ नंबर टू प्रोड्यूस फूड फॉर द वर्ल्ड। So definitely, if 125 million are producing food for India, the food will be in surplus. बाहर you have to start exporting. आपको करना ही करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, और आपका गेहूं खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? आप अपना लीची बेचिए, अपना आम बेचिए, अपना अनार बेचिए, और जाके इसका ब्रांडिंग करिए। ये जो सब हमने अभी बातें कर ली। तो अब 2018 के राबी सीजन के एंड में मैं ऐसे एक कुर्सी पे बैठा था अपने पिताजी के साथ, हम दोनों एक विस्की पी रहे थे शाम को, और उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तेरे को फिर करना क्या है, मतलब सीन क्या है, तू तो मतलब हाथ खड़े करके बैठ गया कि ये नहीं करना। मैं बोला मैं 1-2 महीने में बताता हूँ। साथ ही साथ पे फेसबुक पे मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है चिरंजीत बरुआ। वो एक्चुअली एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्टील मैन्युफैक्चरर है, असम में, डिब्रूगढ़ में। और ना वो पिछले 2 वर्षों से फोटोज डाल रहे थे, राइट? जिसको कहते हैं मल्टी फ्लोरा क्रिसैंथेमम। मतलब क्रिसैंथेमम फ्लावर के अलग अलग कलर। जब हम क्रिसैंथेमम बोलते हैं वो एक इंटर जेनेरिक हाइब्रिड है, बेसिकली इट्स लाइक लैटिन फॉर अ टाइप ऑफ प्लांट। But within chrysanthemums, there are multiple classifications. Like there's chrysanthemum for cut flower, there's chrysanthemum for pesticide manufacturing, there's chrysanthemums for the ornamental garden. Within chrysanthemums for the ornamental garden, there is further classifications. So you have disbud chrysanthemums, जिनका बड़ा सा फूल होता है, उनकी 3 कलियां निकलती है, आप 2 निकालते हो, सिर्फ एक को रहने देते हो, वो एक बहुत बड़ी हो जाती है। फिर होते हैं स्प्रे क्रिसैंथेमम्स, जो बेसिकली एक ऐसे उसका टहनी निकलता है और सारे नोड से फ्लावर्स निकलते हैं। फिर आते हैं एक थर्ड कैटेगरी, इनको बोलते हैं पॉट मम। जो ये डिसबर्ड्स और स्प्रेज हैं, these are called pot mums. Now in America and Europe, there is a third category. In America, it's called garden mums, and in Europe, it's called the multiflora chrysanthemum. Got it. Okay. Now the thing about this product is that it has a specification कि अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आपका गमले से 2 गुना मिनिमम होना चाहिए। 2 गुना एज इन समझा नहीं। जैसे अगर आप 8 इंच के गमले में इसको उगाते हैं तो आपका 16 इंचेस का प्लांट होना चाहिए। हाइट वाइज? नहीं, चौड़ाई। 16 इंच चौड़ाई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओह वाह, ओके। और इसकी एक और खासियत है कि ये बिल्कुल एक गोल गुंबद की तरह होता है। और इसकी तीसरी खासियत है कि इसमें हजारों फूल होते हैं एक प्लांट में। एक प्लांट में? एक प्लांट।
ये हाइब्रिड वैरायटी है क्रिसैंथेमम। देखिए, like I said, chrysanthemum genus, when we say chrysanthemum, we are talking about an intergeneric hybrid. मतलब अन्य genus, like you can think about it as humans and monkeys coming together and creating a new form of life. Intergeneric hybrids, two genuses के species को दो फ्लावर के अलग हमने सेक्स species। कराया और उसका रिजल्टेंट वो है, राइट, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड क्रिसैंथेमम। तो क्रिसैंथेमम की एंसेस्ट्रल लाइंस आती है ल्यूकैंथेमम से, और अनेकों मम्स, डिफरेंट मम्स से एक क्रिसैंथेमम बना। और ये जो चल रहा है, ये तो मतलब 12th सेंचुरी से 11th सेंचुरी से चल रहा है, अनेकों सदियों से बात चली आ रही है कि लोग को दिखता है कि ये बहुत सुंदर फूल है और ये बहुत सुंदर फूल है, और फिर वो एक पेंट ब्रश लेके जाते हैं और एक से पोलन लेके दूसरे के एंथर में वो डाल देते हैं, और एक रिजल्टेंट जो क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, और जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग है फिर वो उसको उगाते हैं और वो दोनों से अलग होता है। तो ये करते करते हम एक पॉइंट पे आए जब जो वो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग था, हमने उसे लगाया और वो बिल्कुल मतलब एक साथ 15 टहनियाँ फेंकते हुए, पूरा अपना गोल शेप बनाते हुए वो उगा। तो इससे वो लाइन निकला जिसको आज हम मल्टीफ्लोरा क्रिसैंथेमम बुलाते हैं। ये नाम आपने दिया है कि इस जनरल? नहीं, दिस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अच्छा, In Europe, the name is Multiflora chrysanthemum. In America, the name is garden mum. So आप इंडिया में अकेले ग्रोअर हो जो मल्टीफ्लोरल। तो अब मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ। आपको हर एक नर्सरी पे मल्टीफ्लोरा क्रिसैंथेमम की वेराइटीज मिलेंगी, पर वो अंडर स्पेक्ट होती हैं। वो बहुत छोटे छोटे पौधे आपको दिखेंगे, उसमें 15, 20, 50 फूल ऐसे होते होंगे। और आप में कितने होते हैं? मतलब वो काउंट नहीं कर सकते, राइट। मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक 2-2.5 फुट का गोला है और उसमें हर 2-4 सेंटीमीटर पे फूल है, राइट। उसके सरफेस एरिया पे तो हजारों, राइट। मैंने आपको कुछ फोटोज भी दिखाए होंगे, आप पॉडकास्ट में फिर आगे एडिट करके भी दिखा सकते हैं। फॉर श्योर। तो बेसिकली फिर यही हुआ, मैं बता रहा था, मेरे मित्र जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं असम में, मिस्टर बरुआ, पिछले 2-3 साल से वो उगाते हैं, राइट। उनका हॉबी है नर्सरी वर्क करना, एंड ही इज ऑब्वियसली अ वेरी शार्प गाय। Got it. He's an industrialist who manufactures steel, so his IQ is way up there, right? Any manufacturer generally. Yeah. So he was, I guess, at some point in Europe, and he saw these plants, and he's like, I love them, and then he made the whole pipeline to bring them into the country, planted them, और उन्हें उगा दिया बस। बहुत सुंदर प्लांट, ऐसा ही गोल गुंबद जैसे। और मैं देख रहा था इसको फेसबुक पे, इन सब वर्षों में जब मैं अपने तरबूज बेच रहा था, मेरे बैक ऑफ द माइंड पे कुछ चल रहा था। ये था आपके दिमाग में था। दूसरी बात, जब मैंने पहली बार अपने रूफटॉप पे ये क्रिसैंथेमम्स उगाए, मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ कि वेराइटीज विद नेम कोई देता नहीं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सा मार्केट। बंगाल से ऐसी छोटी छोटी टूटियों में मरते हुए पौधे आते हैं और लोगों ने लगा के बस किसी ना किसी उगा के बेचते हैं, राइट। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को ये सब वेबसाइट्स ब्रीडर्स की मिल गई थी 2012-13 में, जो इसका ब्रीडिंग करते हैं। पर तब मैंने सोचा यार मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे बस की नहीं है, अभी तो धनिया पालक उगा के आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने, तो फिर 2018 हुआ, मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, और एक दिन मैं बैठ के, अब फिर उस दिन मैं अपने पापा के साथ विस्की पी रहा था, और हमने ये निर्णय ले लिया कि हम ये बकवास दोबारा नहीं कर रहे हैं। उससे कुछ महीने बाद मैं बैठ के एक कंप्यूटर मॉनिटर पे मिस्टर बरुआ की पोस्ट देख रहा था, स्क्रॉल, लिटरली मैं उनके पूरे पेज पे स्क्रॉल कर रहा था। मेरे को बहुत पसंद था प्लांट, और मैंने सोचा यार ये करते हैं। उसी वर्ष 2018 में एक ये क्या कहते हैं, एक्सपो, एक मतलब ऐसे हुआ, एक्सपो हुआ, पुणे में हुआ, हॉर्टिकल्चरल एक्सपो, हॉर्टी प्रो करके। और वहाँ पे मुझे मिले जो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है दीपराज कटगांवकर, जो एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक सीडलिंग्स। और ये एक्चुअली अपनी श्रेणी में सबसे पुराना और इस्टेब्लिश बिजनेस है, उनकी क्वालिटी आप छू नहीं सकते हैं। और बेसिकली वो क्या करते हैं, वो यंग प्लांट सप्लाई करते हैं पूरे ऑर्नामेंटल मार्केट को, और इवन कट फ्लावर ग्रोअर्स को, वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स को। उनका बेसिकली यंग प्लांट्स का बिजनेस। जैसे आपने देखा, अगर ट्रेज में यंग प्लांट्स आते हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में वो हज़ारों ट्रे लगा के किसानों को, ग्रोअर्स को, सबको ये माल बेचते थे। तो मेरा प्लान ये था कि मैं हॉर्टी प्रो में जाऊँगा और किसी को कन्विंस करूँगा कि आप ये प्लांट इम्पोर्ट करें और मैं इसको आपसे खरीदूँगा। मैं उनके स्टॉल पे पहुंचा और इस पौधे की फोटो वहां पे लगी हुई थी, और मेरी बात चली उनसे, बहुत हमारा अच्छा, शुरू से ही हमारा मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, एंड वो कहते हैं यार तू ले ले यार हमसे, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो सबको देते हैं। बोला ठीक है जी। 2019 में मेरे पहले पौधे आए। मैंने
एक कंपनी को अप्रोच किया अपना ग्रीन हाउस बनाने के लिए। मैंने वो ग्रीन हाउस बनाया, मैंने सबसे बेस्ट सप्लायर से पीट मॉस और कोकोपीट खरीदा, मैंने अपने सारे फर्टिलाइजर्स बल्क में पहले लॉट में खरीदे और मैंने एक नया ये सिस्टम शुरू किया। पूरा ड्रिप इरिगेटेड ग्रीन हाउस था, उसमें मतलब मैंने 70 सेंटीमीटर पे 8 इंच के गमले लगाए हुए थे, हर एक गमले में एक एक वो प्लांट डाला और उसे उगाना शुरू किया। और मेरे कुछ नहीं आता था उस समय उसके बारे में, और भाई वो बहुत अच्छा उग गया यार। वो हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार तैयार हुआ, मतलब ऐसा स्पेसिफिकेशन तैयार हुआ कि वो मार्केट में था ही नहीं। मतलब हमारा नेगोशिएशन ऐसे जाता था, मैं पहले जाता था अंदर नर्सरी में, नमस्कार जी, नर्सरी वाला बोलता नमस्कार जी, फिर मैं बोलता था देखो हम गुलदावरी बेचते हैं, आपको चाहिए? बोलता हाँ चाहिए, बताओ क्या। मैं बोलता था जी ये तो इतने रुपए का है। ओ नहीं ये तो बहुत महंगा है। फिर मेरे साथ एक आदमी काम करते हैं शिवानंद जी, वो प्लांट लेके अंदर आके सामने रखते थे, तो फिर नर्सरी वाला बोलता था जी भेज दो लाइक। और ऐसे करके हमने 3000 प्लांट से अपना धंधा शुरू किया। आज कितने प्लांट्स? 30,000। ओह वाओ। इस सीजन मैंने 30,000 प्लांट उगाए हैं, और इस सीजन मार्केट ऐसा है कि माल टिक नहीं रहा, मतलब वो कली खुलती है और प्लांट गायब हो गया लाइक नर्सरी वाले का ड्राइवर खेत पे आके खड़ा हो जाता है कि ये इसकी खुल गई हमें दे दो। तो ये बेसिकली ऐसे हमने ये प्लांट उगाना शुरू किया, और हमारा सक्सेस का रीज़न ये रहा कि हमने एक ऐसा स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस किया जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और उसका कोई अब आज तक कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये कहानी है। तरुण भाई, किसी भी प्लांट का हेल्थ मेंटेन के लिए देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? आप सॉइल का हेल्थ ले लो, लीफ हेल्थ ले लो, एयर टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्टेज जैसे पीएच, लॉट ऑफ फैक्टर्स इज देयर। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, बट आई थिंक कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स किसी भी क्रॉप के लिए, एंड मोर स्पेसिफिकली आपके क्रॉप के लिए आप क्या ध्यान रखते हैं टू एंश्योर कि आपका प्रोडक्शन यील्ड इज ऑफ गुड क्वालिटी? देखिए, किस प्लांट्स ही नहीं, पौधे ही नहीं, किसी भी जीव का जीवन कैसा रहेगा ये जेनेटिक्स पे आधारित है, डीएनए के कोड पे आधारित है, राइट? वेरी ट्रू। इन जीन्स में क्या लिखा हुआ है, 99.999 कुछ प्रतिशत, वो इससे निर्धारित है Just like human beings. कि कोड क्या है, चाहे लाइक monkeys, like animal, human, everything, all life, a bacteria, right? तो अगर 99.999 कुछ प्रतिशत जीन्स पे निर्धारित है, तो वो जो बाकी 0.001% वो ये है कि यार मैंने इसको पानी दिया कि नहीं दिया, मैंने इसको खाद दी कि नहीं दी, मेरे पौधे पे धूप पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, उसका रेलेवेंस यही है। दैट बीइंग सेड, अगर आपके पास 99.99% सही है लेकिन आपने बाकी वो 0.001% गलत कर दिया, तो आपकी फसल खत्म है। ये ना इतना बोलने के बाद आप कह रहे हो कि वो 0.001% सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मैं इसलिए ऐसे कहता हूँ कि भले ही आप वो 0.001% बहुत ही बढ़िया से करें, लेकिन अगर आपकी जेनेटिक्स गलत है आपकी फसल खत्म है। बोथ वेज, ठीक है? तो स्टेप 1 राइट जेनेटिक्स, स्टेप 2 एवरीथिंग एल्स, राइट? अब जब हम एक फसल के बारे में बात करते हैं, हम एसेंशली फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक फसल के लिए उसका एनवायरनमेंट है, राइट? ये एनवायरनमेंट हम रेगुलेट करते हैं शेड नेट के नीचे रख के प्लांट को, और कुछ वेंटिलेशन करके। शेड नेट क्या होता है, आप समझा सकते हैं? शेड नेट मतलब हम जैसे एक बड़ा सा तामझाम तैयार कर देते हैं और उसके ऊपर एक प्रकार का स्पेसिफिक शेड नेट आता है, वो लगाते हैं जिससे प्लांट को शेड मिले बेसिकली। हाँ, तो अब जैसे हमारा जो लैटिट्यूड और एनवायरनमेंट है, सन का फोटोन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर पौधों को शुरू से ही बिना नेट के उगाएंगे तो आपको उस प्रकार का ग्रोथ नहीं मिलेगा। इज इट ओनली फॉर आपके क्रॉप के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो आज मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है a lot of crops will benefit from shading in the hotter part of the season. I might be totally wrong here, मतलब मैं इस पे कोई गारंटी नहीं दे रहा, पर हाँ मेरा क्रॉप के लिए I think that makes logical sense. yeah, see solar photon intensity is very high in India, right? Very high. तो हाँ, बेसिकली बात है सारी एनवायरनमेंट की, ठीक है? उसके बाद आप आते हैं सॉइल मॉइस्चर में। आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसेंशली एक सॉइल में वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, राइट? तो ये सब एक एक करके क्लासिफाई करना, इससे पहले आप एक फसल उगाना शुरू करें, आपको बैठ के ये सब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको क्लासिफाई करना है। टू अंडरस्टैंड कि हाँ, पहले आप इसको समझिए और उसके बाद आप अपना प्लान बनाइए और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। न्यूट्रिएंट्स लाइक क्या, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या? तो सोडियम तो फाइटोटॉक्सिक होता है, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो जहर है, राइट?
So basically, a lot of people they don't understand. जो plants का main nutrition है वो sunlight से आता है, right? और carbon dioxide से आता है. और जो उसका बाकी कंपोनेंट है वो एक आयोनिक सोल्यूशन से आता है. एक आयोनिक सोल्यूशन अर्थात जैसे अगर आप नमक लेते हैं और पानी के ग्लास में उसे डाल के घोल देते हैं तो वो जो नमक आपको जो सफ़ेद चीज़ दिखता है वो अपने अणुओं में बदल जाता है, राइट? सोडियम का आयन अलग हो जाता है, कैटायन अलग हो जाता है और क्लोरीन का एनायन अलग हो जाता है और इससे एक सोल्यूशन तैयार होता है, एक घोल, राइट? तो हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन ऐसे मैनेज करते हैं कि हम इन आयंस, ये कौन से आयंस होंगे और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी वो मैनेज करते हैं. गॉट इट. ऑलराइट. और बेसिकली जब दूसरी बात ये है कि आयोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हेविली एल्कलिनिटी और एसिडिटी पे डिपेंडेंट है. अगर कंडीशंस एल्कलाइन होंगी तो कभी कभी आयंस प्रेसिपिटेट करके सॉल्ट्स बन जाएंगे. अगर कंडीशंस एसिडिक होंगी सॉल्ट्स घुल के आयंस बन जाएंगे. सो द मैनेजमेंट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, द चॉइस ऑफ आयंस एंड देयर कॉन्सेंट्रेशंस, ऐसे हम प्लांट का न्यूट्रिशन देखते हैं. And does this vary for each crop? Crop on crop ये? Yes, quite a bit. Mainly see it is to do with the stage of plant growth and what you're trying to do. तो जैसे जब मैं अपना प्लांट बनाना शुरू करता हूँ तो मैं उसको एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रीट करता हूँ. उसको खूब सारा नाइट्रोजन देता हूँ जिससे वो प्रोटीन तैयार करते हैं और पत्ते वत्ते ऐसे बनते हैं. पर जब मेरा प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, जब उसकी कली तैयार होनी होती है तो मैं उसको खूब सारा पोटेशियम देता हूँ जिससे वो कली एक्चुअली फॉर्म होगी. अगर हम उस कली को एक एक स्पेक्ट्रोमीटर में कंबस्ट करके देखें तो हमें मेजर परसेंटेज पोटेशियम का दिखेगा. Got it. So let's talk a little bit more specifically जो crop पे आपकी expertise है. You are the only grower of multi No, I would like to correct this. ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में या पूरे देश में, in this region, पूरे देश में या इस रीजन में भी मैं ही उगाता हूँ. जैसा कि मैंने कहा आपको हर एक नर्सरी में मल्टीफ्लोरा क्रिसैंथेमम दिखेगा. Got it. लेकिन वो मतलब 8 इंच का गमला आएगा और 6 इंच का पौधा आएगा और उस पर गिनती के ऐसे फूल होंगे. Okay. मल्टीफ्लोरा क्रिसैंथेमम की जो ब्रीडिंग है वो इसीलिए है कि आप एक पॉट लें, उसमें एक प्लांट डालें और उस पॉट से 2 गुना प्लांट तैयार करें. राइट मतलब आप जाके एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं किसी एक ब्रीड के और उसका फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते. So what are the specifications इस crop के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? I mean is there specific intensity of light, nutrition profile? थोड़ा ब्रीफ में आप ये समझा सकते हैं? देखिए मतलब ये जो क्रॉप्स हैं अगर हम बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से नंबर्स में बात करें तो 50 से 60 हज़ार लक्स के बीच में ये प्लांट्स बड़े आराम से उगेंगे. पर मतलब हम अकॉर्डिंग टू द लक्स इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. मतलब हमारे पास जो है हमारे पास वो है, उससे हम एक लेवल शेड कम करके थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर सकते हैं. और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली नंबर्स में वो लेवल क्या है, राइट? बस जो फुल सनलाइट इंटेंसिटी है टेम्परेट इंडिया का आपके प्लांट पे वो नहीं पड़ना चाहिए, राइट? गॉट इट. और ये तो बात हो गई लाइट की कि आप एक बढ़िया अपना अच्छी क्वालिटी का एक शेड नेट यूज़ कीजिए, थोड़ा इस पे रिसर्च कीजिए. अन्य अन्य प्रकार के शेड नेट्स आते हैं. एल्यूमिनेट उनमें से एक है मेरा फेवरेट. एल्यूमिनेट क्या होता है एग्जैक्टली? एल्यूमिनेट एक नेट होता है जिसका सारे नेट जो है प्लास्टिक से बनते हैं, राइट? ये जो नेट है प्लास्टिक से बनने के बाद इसमें एक एल्यूमिनियम का बहुत फाइन एल्यूमिनियम का कोटिंग होता है. तो ये इंफ्रारेड रेज को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, तो कुछ हद तक वो आपका टेम्परेचर कम करेगा. So it'll ensure a cooling environment along with shade. It will ensure a slightly cooled environment along with a certain spectrum of light जो आपके प्लांट के पास पहुंच रहा है. Got it. So आप जो ये क्रिसैंथेमम कर रहे हैं ये वैरायटी, ये ओपन फील्ड में भी होता है, प्रोडक्ट कल्टीवेशन दोनों में कर सकते हैं आप? तो देखिए मैं अपने ट्रेड सीक्रेट्स तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं अपना काम शुरू करता हूँ एक शेड नेट के नीचे और ख़त्म करता हूँ खुले आसमान के नीचे. Got it. So from the shade net stage 1 and then you go to open field. When I am happy कि अब मेरा प्लांट ये पार हो जाएगा, 2 गुना हो चुका है, फिर मैं उसे बाहर डाल देता हूँ. Got it. अभी आप इंडिया के एग्रीकल्चर लाइट के बारे में एक और चीज़ है वैसे, स्पेशली क्रिसैंथेमम जैसे प्लांट में, उसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म. अर्थात आपका दिन कितना लंबा है और रात कितनी लंबी है, ये निर्धारित करेगा कि आपके प्लांट में कौन सा मेटाबॉलिक स्टेज आगे बढ़ेगा. This is only for chrysanthemum आप कह रहे हो? See, there are many plants in the world. It is for even marigolds, जो गेंदे का फूल है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ये भी फोटो पीरियोडिक प्लांट है. So is it, मैंने कई बार देखा है क्रिसैंथेमम ग्रोइंग में
रात को भी दे पुट आर्टिफिशियल लाइट्स, बल्ब लाइट्स, व्हाई इज दैट? हॉर्टिकल्चर की भाषा में इसे कहते हैं डे लेंथ एक्सटेंशन। गॉट इट। बेसिकली लाइट को आप एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए दे रहे हैं जी। तो इससे क्या यील्ड इससे बेटर आप होता ये है? कर रहे हैं इससे कि आप प्लांट ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो लंबे गर्मी के दिन है तो मैं पत्ते बनाता हूँ, और सपोज अभी जैसे शॉर्ट डेज चल रहे हैं, उसी प्लांट की अगर वो लाइट बंद हो जाए फिर वो सोचेगा ओ यार ये तो वर्ष खत्म होने वाले और सर्दी आने वाली, मैं फटाफट मेरे को फूल फेंकने। गॉट इट। लेकिन ये हाँ, तो जैसा कि आपने कहा क्रिसैंथेमम के ग्रीन हाउस में अनेकों बार दिखता है कि ऐसे लोगों ने लाइट लटकाई हुई है, बल्ब सब जगह ऐसे पार्टी की तरह लगता है अर्थात। लेकिन मैंने एक सिस्टम अपना बनाया है जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं और हम यही चीज बिना लाइटिंग के अचीव कर सकते हैं, मतलब एनर्जी कॉस्ट खत्म ये ना। सो आप कह रहे हो कि आप लाइट नहीं यूज करते हो रात को? तो मैंने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, और मैं काफ़ी मतलब मेरे में एजुकेशन की कमी थी इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट्स भी ज़्यादा नहीं किए हुए थे, तो फिर मैं अपनी सेफ्टी के लिए जैसे वो 3 पहिए वाली साइकिल होती है ना गिरने से जो रोकते, मैं वो लाइट लगा के करता था। पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि करेक्ट पीजीआर एप्लीकेशन से मेरा प्लांट को ऑलरेडी लगेगा कि अभी वेजिटेटिव स्टेज है, जो ऑफ कोर्स मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, दैट्स यस, सो यू नो बेसिकली इस विश्व में अनेकों मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत पोटेंट है। जैसे सपोज आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं, राइट? आप वो कैल्शियम नाइट्रेट का 5 किलो लेके एक खेत में ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं और आपको दिखता हो यार मेरा प्लांट उग रहा है। लेकिन इस विश्व में ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है पैक्लोब्यूट्राजोल। आप जाके ये 5 ppm पे अगर आप स्प्रे करते हैं, सपोज 5 ppm अर्थात मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब आपके पास 1 लीटर पानी है, उसमें आपने एक चीज लिया जिसमें केवल 5 मिलीग्राम पैक्लोब्यूट्राजोल है और लेके आपने स्प्रे किया, आप देखेंगे आपके प्लांट्स उगना बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बेसिकली वो एक हार्मोन है, वो एक हार्मोन को मिमिक करता है। Got it. Right? Basically, they are very potent molecules that affect plant growth very profoundly. Got it. Right? तो मैंने यही सीखा तो ऐसे पैक्लोब्यूट्राजोल एक एग्जांपल है, ऐसे अन्य मॉलिक्यूल्स हैं विश्व में जो प्लांट हार्मोन्स को मिमिक करते हैं। तो इन्हीं में से किसी एक मॉलिक्यूल के एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में से एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन मेथड से मैंने एक सिस्टम इनोवेट किया मैंने पहले उसके बारे में पढ़ा, फिर प्रैक्टिस किया, फेल हुए 10-5 बार, गलत वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, पर एक दिन वो सही हो गया और आज वो हमारा प्रोटोकॉल है। So you have a certain trade secret because of which you're वो अभी शायद हम रिवील ना कर पाए। नहीं, हम डेफिनेटली वो रिवील नहीं करेंगे तो अगर वरना मेरी फिर वो 2 रुपए वाली हालत हो जाए। तो अभी आप इंडिया में देखो, राइट, गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट विद सब्सिडीज। लोग को, फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं, लोग को वो समझ नहीं है सब्सिडीज के एग्जैक्टली क्या है। एज अ ग्रोअर क्या आपने सब्सिडी जहर है किसान के लिए, राइट? ऐसा क्यों? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से एक टेक्नोलॉजी उठा के उसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख के उसमें पैसे फूंक के एक्सपेक्ट करें कि वही रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में इजरायली और इंडियन हॉर्टिकल्चर पार्टनरशिप के बहुत रिजल्ट्स निकले हैं, मतलब बहुत टाइम से इजराइल और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं और वो एक साथ बहुत काम कर रहे हैं। इंडिया में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का सारा जो साइंस है काफ़ी हद तक इजराइल से आया है और वो अपने नेसेंट स्टेजेस में वो इजराइल और इंडिया एक साथ वो काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना शुरू किया, हमने ड्रिप और पॉली हाउस की सब्सिडी सब किसानों को देना शुरू की। ठीक है, सब्सिडी बेसिकली कि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है कि आपको एक चीज में पैसे लगाने हैं, उसके 10 रुपए हैं, सरकार आपको 7-8 रुपए देगी, आप 2-3 रुपए दोगे बस। मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट यू आर इन, हर स्टेट का एक अलग स्कीम होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट यू आर इन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर अप्लाइंग द सब्सिडी फॉर। लाइक पॉली हाउसेस आई थिंक इट रेंजेस फ्रॉम 50% to 90%, समथिंग लाइक दैट। पर बेसिकली इसका रिजल्ट क्या निकला? आज जब मैं रूरल इंडिया के लैंडस्केप में जाके इन ग्रीन हाउसेस को देखता हूँ, मुझे दिखता है इनकी शीटें फटी हुई हैं, इनमें गाय के लिए चारा टाइप ऐसी चीज़ें उग रही हैं। ऐसा क्यों है? सवाल ये है कि सरकार ने अपना काम किया, उन्होंने कैपिटल पुश किया, मनी इंजेक्ट किया, सब्सिडीज दी, पर क्यों नहीं ये किसान आज कामयाब है? क्योंकि आप केवल पैसे से एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। Skill, you need the agricultural skills. You need, like any business, first you need to identify the gap in the market. Like मेरा जो मार्केट है उसमें गैप क्या था, मैं आपको बताता हूँ।
गैप ये था कि छोटे छोटे मरियल से पौधे होते थे, गिनती के फूल और टहनियाँ होती थी, राइट। हमने वो गैप कैसे ब्रिज किया? एक परफेक्ट ग्राउंड प्लांट उगा के, उसको बहुत बड़ा करके, उसमें हजारों फूल का उत्पादन करके, राइट। और उसको बहुत हल्का बना दे, क्योंकि ये सॉइललेस सबस्ट्रेट, मतलब ये मिट्टी रहित सबस्ट्रेट्स हैं, राइट। और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है भाई ये तू पैसे पकड़, ये हम तेरा तामझाम लगवाते हैं, तू इसमें होगा खीरा, तू इसमें होगा लाल पीली शिमला मिर्च, तू इसमें होगा टमाटर। टमाटर तो पहले 2-3 वर्षों में ही 2-2 रुपए किलो में बिक बिक के वो खत्म हो गया, राइट। हम जो भारतीय लोग हैं, हमारा ये लाल और पीली शिमला मिर्च को खाने का कुछ वो है नहीं। मतलब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा डिश है जो आप घर पे बनाते हैं पराठों और चावल के साथ खाते हैं जिसमें लाल पीली शिमला मिर्च डले? तो आप कहना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं है कि क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ड्यू डिलिजेंस होती है एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में, वो नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा इजराइल में कि ये लाल पीली शिमला मिर्चें उगा रहे हैं, हमने सीधा वो सिस्टम लिया, इसको यहाँ पे ऐसे लिटरली उठा के यहाँ पे डाला और वो लाल पीली शिमला मिर्चें उगाना शुरू कर दी। उसका एक सरप्लस क्रिएट हो चुका है, माल ठीक से बिकता नहीं है, किसान अनएजुकेटेड है, वो स्पेसिफिकेशन पे मतलब उतने ग्राम की मिर्च होनी चाहिए, शाइनी कलर उसका वो अचीव नहीं कर पाते। और आप देखेंगे कि सब्सिडी वाले पॉली हाउसेज जो है उनमें 99% जो फसलें लगती हैं वो ये खीरा है। आप कितना खीरा खाएंगे, राइट। मतलब वैसे ही आपके 125 मिलियन जो किसान हैं वो वही फसल बार बार उसे बोते रहते हैं। अब आप उनमें से चाहते हैं कि 2 मिलियन निकले और वो सब खीरा हो गए। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का नहीं है, प्रॉब्लम ड्यू डिलिजेंस का है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग द गैप इन द मार्केट का है। बट लाइक इसे आपने आइडेंटिफाई किया, ऐसे कितने सारे गैप्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखो इट्स ऑलरेडी लाइक अ कमोडिटी। तो आज जब मैं लैंडस्केप को देखता हूँ मुझे तो गैप्स ही गैप्स दिखते हैं, यू नो, लाइक बेसिकली। अब ये जो बात है, राइट, कुछ लोग जो कंज्यूमरिज्म को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, इनको एकत्रित होके सिस्टम्स तैयार करने पड़ेंगे इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक गैप तो मैंने आपको बता दिया, देखिए हमने बात करी मुजफ्फरपुर की लीची की। मुजफ्फरपुर की लीची, महाराष्ट्र का आम यूनाइटेड किंगडम में बैंड है क्योंकि मिनिमम रेजिडुअल लिमिट्स बहुत ज्यादा है। तो ऐड ऑन टू आप जो कह रहे हैं, राइट, महाराष्ट्र में ग्रेप्स का जो एक्सपोर्ट होता है, दैट इज अ मॉडल वी कैन लर्न टू रेप्लिकेट फ्रॉम। दैट इज अ मॉडल वी कैन लर्न टू रेप्लिकेट। यू नो, द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेप्स इन महाराष्ट्र इज बिकॉज सम पीपल, you know, I don't want to name them, they're great people, they're friends of mine, उन्होंने बहुत काम किया। ये जो गैप्स और ड्यू डिलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने ग्राउंड अप ये काम किया, राइट। लेकिन हम कुछ किसानों को सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन पे निर्धारित नहीं रह सकते। हम अपनी सारी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम ग्रेप्स से नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। प्लस अगर हम स्पेसिफिकली ग्रेप्स को देखें तो जो मात्रा में विश्व टेबल ग्रेप्स कंज्यूम करते हैं वो शायद इतनी है, और जिस मात्रा में प्रोसेस्ड चीज़ें, जो भी अन्य पदार्थ जो उसके होते हैं, वो इतनी है, राइट। तो ग्रेप्स में अब हमारा अगला चैलेंज वो है कि कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स ऑफ ग्रेप को हम अप्रोच कर सकते हैं। पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के आम और मुजफ्फरपुर की लीची की, और उसमें मिनिमम रेजिडुअल लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। मतलब जो MRL है उससे बहुत ज़्यादा हमारा वैल्यूज आ रहा है। तो हम कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को यूज़ करें एक एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनाने की, और उसको अच्छे से एडवर्टाइज करके मार्केट करके विश्व में लेके जाएं बाहर। मेरा दूसरा एक और सवाल है, और ये भारत की पूरी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ऑल द वे फ्रॉम द मिनिस्टर टू द साइंटिस्ट टू द ट्रक ड्राइवर हु इज टेकिंग दैट थिंग, वो ये है, हमारा R&D का है, हमारी ब्रीडिंग का है। मतलब क्या आपको पता है इस देश में कितनी कंपनियां भिंडी का बीज हाइब्रिडाइज करते रहती हैं और वो से बेच के इसको लगाओ और खरीदो। मतलब आपको ब्रीडिंग में थोड़ा फोकस करना है, आपको निशेस बनाने हैं, राइट। आपको आइडेंटिफाई करने सेक्टर्स क्या है जहाँ पे ये ब्रीडिंग कामयाब रहेगा, और उन गोल्स की तरफ काम करना। आई थिंक टू ऐड ऑन टू योर पॉइंट, अभी रिसेंटली आई मेट समवन फ्रॉम हॉलैंड, उन्होंने एक ऑटोमेशन की कंपनी दे रनिंग, एंड उनके R&D टीम में 400 लोग हैं। हाँ, बाकी टीम भूल जाओ, their R&D team is much bigger than the rest of their team। ठीक है, तो अभी सवाल ये है, हमारे जो ग्रीन हाउस के मॉडल्स हैं वो इजराइल से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 1950 टू 1970 जितना R&D का काम इजराइल में हुआ है वो हमारे पूरे इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ, राइट। सो द बिगेस्ट थिंग लैकिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड मेरे को ऐसा लगता है ऑल ऑफ इट इज टू डू विद द फैक्ट दैट वी ट्रीट एग्रीकल्चर फ्रॉम अ सोशलिस्ट सिस्टम,
कि ना इसको थोड़ा लोन दे दो, इसको वो बिजली पहुंचा दो सस्ती। इससे क्या होता है, आप इनोवेशन के रिक्वायरमेंट को किल करते हैं, राइट? इनोवेशन होना बंद हो जाती है, R&D होना बंद हो जाता है, और 2-3 दशक बाद आप पाते हैं कि आपके विश्व में कोई पोजीशन ही नहीं है। मतलब आपके पास ये महंगा घटिया गेहूं है ये जो 10 रुपए की चीज़ आपके बॉम्बे के पोर्ट के बाहर बिक रही है, वो आप चाहते हैं कि लोग 16 रुपए में आपसे खरीदे। ये नहीं होने वाला है। चाहे आप कुछ भी, आप थाली मारिए, प्रोटेस्ट, कुछ भी करना है करिए, विश्व नहीं खरीदेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा भारतीय लोग भी नहीं खरीदेंगे। आई थिंक बहुत समय बाद मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं है। ऐसी तो कोई बात लाइक आई एम फीलिंग कि आपने जो बोला इट्स अ हार्श नहीं। रियलिटी It is a harsh reality. ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, Yes. एंड वी एज अ कलेक्टिव It is a research deficit segment. to be एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग में, आप बोले मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन Yes. एग्रीकल्चर, राइट? एनी ग्रोअर हु इज ग्रोइंग, ही आल्सो हैज टू आइडेंटिफाई मार्केट एंड मेक श्योर दैट द मार्केट इज द राइट फिट फॉर हिम। आपने जो ग्रो किया है एक इन अ वे एक नीश प्रोडक्ट है, व्हाट डिड यू डू टू एंश्योर कि वो प्रोडक्ट के लिए आप सही मार्केट चुन तो सकें? आई एक्चुअली गॉट लकी, मतलब मेरा भाग्य अच्छा है। ऐसे हुआ कि देखो, मतलब एक्चुअली जो गैप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक बहुत सीरियस गैप था, राइट? और यहाँ पे जो क्रिसैंथेमम ग्रोअर्स है उनको सबस्ट्रेट, मतलब सॉइललेस सबस्ट्रेट प्रोडक्शन और आयोनिक केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब कम उसकी Knowledge समझ है, और बिना इसके आप वो स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो एक रियलिटी है। अगर आपको एसिडिटी और एल्कलिनिटी नहीं समझ में आती, अगर आपको pH बफरिंग समझ में नहीं आता, अगर आप आयंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन ठीक से नहीं आई, तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे लकी हुआ कि ये एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है मार्केट में, तो उसको एडवर्टाइज नहीं करना। सबको पता है गुलदावरी क्या होता है, सबको पता है क्रिसैंथेमम क्या होता है, राइट? पर वो स्पेसिफिकेशन नहीं थी। तो मैं वो स्पेसिफिकेशन मार्केट में लेके गया, एक लाला की तरह वहाँ पे बैठा, अपना पौधा रखा, उसे बोला भाई भेज लोग खरीदे? हाँ, लोग खरीद रहे हैं। मैं बेसिकली रिटेल नर्सरीज को अपना माल बेचता हूँ, गॉट इट, और वो आगे उन्हें रिटेल करते हैं। गॉट इट। सो फ्लोरिकल्चर में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं क्रॉप के। आई थिंक उस पे आप थोड़ा लाइट दे सकते हैं। देयर इज अ ब्रीडर, देयर इज अ प्रोपोगेटर, देन देयर इज अ देखिए, ग्रोअर। सारी कहानी शुरू होती है एक मनुष्य से जो एक फूल को देख रहा होता है और उसे लगता है यार ये तो बड़ा सुंदर फूल है। फिर वो एक और फूल को देखता है, यार ये भी बड़ा सुंदर फूल है। और फिर कुछ ना कुछ करके वो उन दोनों फूल को का ब्रीडिंग करके उनको सेक्स करा के एक नई संतान पैदा करता है, और उसके अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पहले नहीं थे। और सारा जो खेल है वो यहीं पे शुरू होता है। दैट इज ब्रीडिंग। हाँ, मैं बताता हूँ आपको पूरा। फिर वो एक नोटबुक निकालता है, वो बोलता है यार ये जो प्लांट है जिससे मैंने पोलन लिया है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हैं। जो उसकी मदर होती है जो पोलन रिसीव करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। और फिर वो थर्ड टेबल बनाते हैं कि ये ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, और तीनों बहुत अलग होते हैं। फिर वो डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन से ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक डेटाबेस बनाना शुरू करता है। जब उनके पास अनेकों अन्य प्रकार की संतानें उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो इन सभी पैरामीटर्स के रिकॉर्ड्स को गेज करता है कि क्या मुझे इतना लंबा पौधा चाहिए, क्या मुझे इतना छोटा पौधा चाहिए, क्या मुझे लाल फूल चाहिए, क्या मुझे सफ़ेद फूल चाहिए। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से सिलेक्शन होती है। तो सपोज आपकी 10,000 संतानें निकली, और आपको पता चलेगा कि उनमें से केवल 10 वो हैं जिनके साथ आप आगे जाना चाहते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्लांट इट इज, उसका एक स्टॉक, एक मतलब ब्रीडिंग स्टॉक बनाया जाता है। मतलब अगर आपको वो प्लांट्स सीड्स से सपोज बेचना है, तो आप उनके पेरेंटल लाइंस के स्टॉक्स बनाते हैं। लाखों मदर्स, लाखों फादर्स क्रॉस पॉलिनेट एंड लॉट्स ऑफ सीड। ऑन द अदर हैंड, अगर वो ऐसा प्लांट है जिसको आप केवल बिना सेक्स के वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो वो बेसिकली आप उस प्लांट का स्टॉक उसको मल्टीप्लाई करके उसके अनेकों इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं, जिनसे आप फिर कटिंग्स लेके या टिश्यू कल्चर व्हाट इज करके। दैट प्रोसेस कॉल्ड? It's basically called creating a stock, nursery stock. नर्सरी स्टॉक, Yeah. ओके। तो एक बार आपके पास ये पॉपुलेशन एस्टैब्लिश हो जाती है, आप इसमें टिश्यू कल्चर करके या कटिंग्स निकाल के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लांट एंड व्हाट मार्केट। कोई क्रॉप्स के लिए टिश्यू कल्चर होता है? हाँ, आप जैसे जर्बेरा एक फसल है, आप जर्बेरा में जाके कटिंग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रोथ, अगर आप देखेंगे, जर्बेरा एक तरह का मोनोकोटाइलिडनस प्लांट है शायद, मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट दिस, ओके। पर जर्बेरा में जो सॉइल का लेवल है वहाँ से एक शूट निकलती है, तो आप शूट को काट के जर्बेरा नहीं उगा सकते, राइट?
जरबेरा में या तो बीज होता है और वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के जरबेरा होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, उनका एक स्पेसिफिक मार्केट होता है। एक्चुअली एक ब्रीडर है, उनका नाम हिलबेर्दा फ्लोरिस्ट है, मैं उनके सीड जरबेराज भी उगाता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी जो जरबेरा है वो टिश्यू कल्चर से आता है, क्योंकि उसका एसेक्सुअल प्रोपगेशन आसान नहीं है। गॉट इट। आसान नहीं, नामुमकिन है, राइट? तो आपको टिश्यू कल्चर के थ्रू करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए प्रिलिमिनरी ब्रीडिंग टू स्टॉक प्लांट एस्टेब्लिशमेंट पे। अब आते हैं प्रोपगेटर्स। प्रोपगेटर्स वो हैं जो एक प्लांट का पार्ट लेके वो उसमें जड़ों का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये होते हैं ऐसे लोग जो कटिंग्स को लगा के उनमें जड़ों का उत्पादन करते हैं, या टिश्यू कल्चर लैब्स चलाते हैं कि वो एक पौधे का ऑर्गन लेके उससे अन्य अन्य पौधे। सो एक से मैनी। हाँ, एक से अनेक। एक्चुअली खेती की पूरी कहानी यही है। इट्स शॉर्ट इट इज एक से अनेक खेती। ऐसे एक से अनेक करते हो तो सारे प्लांट की प्रॉपर्टी सेम रहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन आती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से 100% ट्रू टू टाइप प्लांट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जब आप सेक्स को इन्वॉल्व, बेसिकली हमें जीन्स को इंफॉर्मेशन की तरह देखना है। अभी ये एक इंडिविजुअल है, इसकी जीन्स में ये इंफॉर्मेशन एनकोडेड है, ये एक और इंडिविजुअल है, उसकी जीन्स में एक अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एनकोडेड है। जब ये साथ आएंगे तो ना इनकी रहेगी ना उनकी रहेगी, एक नया ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट होएगा। लेकिन आप सीधा अगर इस डीएनए को लेके उसका एक और इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं तो जीन सेम रहेंगी, एग्जैक्ट सेम रहेंगी, लाइक अ कार्बन कॉपी सो टू स्पीक, यू नो। तो बेसिकली अब हम आ गए हैं कि ब्रीडर ने ब्रीड तैयार कर दी है, उसका स्टॉक प्लांट्स तैयार होता है। अब मुझ जैसे ग्रोअर से पहले आता है एक प्रोपगेटर, जैसे साइंटिफिक सीडलिंग्स हैं मेरे मित्र दीपराज जी, जो पुणे में बहुत मेहनत करके लाखों कटिंग्स लगाते हैं। इन्होंने, आपने बोला जो रूट डेवलपमेंट करा। हाँ, तो ये क्या करते हैं, जैसे उनके पास एक ट्रे होता है, उनके पास एक ग्रीन हाउस होता है, वो हजारों ट्रेस ग्रीन हाउस में लगाते हैं। नर्सरी टाइप, नर्सरी सब ये काम इसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी मतलब नर्सिंग समथिंग। सो नर्सरी आर द प्रोपगेटर्स इन अ वे। Nursery say the word nursery is like a slang word in horticulture. Anywhere you do anything to do with plants is a nursery, unless you're actually producing the crop. Got it. Right. तो प्रोपगेटर क्या करता है, वो ब्रीडर अपने स्टॉक प्लांट से, सपोज हम क्रिसैंथेमम की बात करें, वो एक कटिंग काट के भेज देता है पुणे, और दीपराज जी ये कटिंग को लेते हैं और 100 ट्री के एक सेल में इसे डालते हैं और इनमें जड़ों का उत्पादन करते हैं। जब इनकी जड़ें बन जाती हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, वो ट्रे एक डब्बे में रख के मुझे भेज देते हैं। मैं जो हूँ ग्रोअर, किसान मतलब वो किसान तो सभी हैं जी, वो ब्रीडर भी किसान, वो भी किसान है, राइट? यू नो, करेक्ट। अगर आप वनस्पति के साथ काम कर रहे हैं तो आप किसान हैं, यू नो। तो बेसिकली अब मेरी बारी आती है, दीपराज जी बहुत शानदार एक कटिंग का रूट सिस्टम तैयार करके मुझे भेजते हैं और मैं ये लगाता हूँ 8 इंच के गमले में एक पौधा, और उसके 90 दिन बाद वो एक 2.5 फुट का 1000 फूल वाला गोल गुंबद जैसा क्रिसैंथेमम तैयार होता है। और फिर आता है रिटेलर, जिसको मैं ये सप्लाई करता हूँ, और उनके पास क्या है, उनके पास ब्रिक एंड मोटर स्टोर है, उनके पास कस्टमर एक्विजिशन बहुत टाइम से चल रही है, उनके एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स हैं। तो ये एक चेन है, और इस चेन में हम सब, ब्रीडर अपना वैल्यू ऐड करता है जो अमूल्य है, राइट? प्रोपगेटर अपना वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि देखो मैं कहाँ राजस्थान में कटिंग्स रूट करूंगा, राइट? मतलब कॉम्प्लेक्स काम है। अगर एक आदमी खुद से करना चाहे तो हो भी नहीं पाएगा। हाँ, मतलब अगर हो भी गया तो इसका लाइक सहस्त्र का हिस्सा भी नहीं होएगा वो, यू नो। लाइक अंग्रेजी में कहें तो इट टेक्स मल्टीपल कोर कॉम्पिटेंसीज टू बिल्ड व्हाट वन कैन कॉल एन एंटरप्राइज, राइट? अगर आपको एंटरप्राइज बनाना है तो अनेकों फील्ड्स के लोगों को इकट्ठे होकर एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा एक गोल के साथ। जिस तरह बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बिल्कुल, काम करते हैं, जैसे एग्जैक्टली आपका रिसेप्शनिस्ट आपके अकाउंट्स नहीं कर सकता, Correct, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ये एग्रीकल्चर, ये अपने फील्ड में पाइपलाइन है हॉर्टिकल्चर। रिटेल के बाद एंड कंज्यूमर फाइनल। रिटेल के बाद एंड कंज्यूमर उस प्लांट को अपने घर में लेके जाता है और 1.5 महीने तक 2 महीने तक उसे वो फूल खिलते हुए देखता है। सो तरुण भाई, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मेरा भविष्य का प्लान ये है कि मैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में और स्पीशीज़ उगाऊँ। जैसे गुलाब है, जैस्मिन के अनेकों स्पीशीज़ हैं जिसको हम मोगरा, मोतिया, इन सब नामों से जानते हैं। अनेकों इंडियन प्लांट्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं कुछ हद तक ब्रीडिंग भी करना चाहता हूँ, सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन से शुरू करके, और देखते हैं उससे क्या निकलता है। फर्स्ट स्टेप जो है ग्रोइंग का, ब्रीडिंग, आप वहाँ भी एंटर करना चाहते हैं? हाँ, स्पेशली जो इंडियन ओरिजिन की स्पीशीज़ हैं उनमें।
But that's a different segment altogether. ऑल टुगेदर। और ये मेरा डीप फ्यूचर का प्लान है। इमीडिएट फ्यूचर का प्लान यही है कि अभी हम गुलाब उगाएंगे, जरबराज उगाएंगे, कार्नेशंस उगाएंगे, हाइबिस्कसेस उगाएंगे, जिसको गंधराज बोलते हैं, गार्डेनिया, उसको उगाएंगे। और आपको क्या लगता है इंडियन एग्रीकल्चर कौन सी दिशा में जा रही है? डू यू सी अ गुड फ्यूचर? No, I don't. I'm very skeptical about the future of agriculture in India unless there is a foundational shift in the way we think about it and start investing way more time and money in R&D. टाइम, मनी, एजुकेशन। टाइम, मनी, एजुकेशन, सब कुछ। मतलब अगर अभी ऐसे ही किसान के लोन माफ करके धान गेहूं उगवा के खेत में जलवाने हैं तो कोई फ्यूचर नहीं है। ऑनेस्ट ट्रुथ आपको लगता है भाई? जी जी बिल्कुल। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है जो यूजुअली मैं अपने सारे गेस्ट से पूछना चाहता हूँ। जी। एंड गिवन योर हिस्ट्री, गिवन आपने जो बैकग्राउंड से आप आए, आई वुड लव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। अगर समवन हु वांट्स टू, लॉट ऑफ पीपल कम टू, मुझे खेती करना है, मुझे अपना जॉब छोड़ देना है, आप उनको क्या बोलोगे? शुड दे गेट इनटू फार्मिंग इमीडिएटली? शुड दे क्विट देयर जॉब क्वेश्चन एंड मूव ऑन? आजकल बहुत लोग मिलते हैं जो ये करना चाहते हैं, पर देखिए मेरी सलाह है इसके बारे में एक नॉन एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगी कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप अपना सैलरीड जॉब क्विट करके एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो है दैट यू नीड टू बी डेट फ्री। आप पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20, 25, 50 हज़ार की EMI हर महीने जानी ही जानी है और फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिकॉज दैट इज इट्स लाइक अ सुसाइडल थिंग टू डू, राइट। दूसरी बात यह है कि आपके पास 1-2 वर्ष सस्टेन करने के लिए पैसे होने चाहिए जो आपके बिजनेस से अलग होंगे। आपका पर्सनल जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है, घर का किराया, ये वो जो भी राशन एक्सपेंसेस, ये सब शुड बी इन अ सेविंग्स अकाउंट रेडी टू रोल, बिकॉज माइट टेक अ फ्यू ईयर टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। अब स्पेसिफिकली अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, इन दो चीज़ों के आगे हमें ये देखना है कि आर यू दैट पर्सन हु इज़ अ हॉर्टिकल्चरलिस्ट? आर यू अ कंपल्सिव गार्डनर? क्या आप प्लांट्स से ऑब्सेस्ड हैं? आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी सेम चीज बोला था, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड। You have to be obsessed with plants, the way they grow, the way they look, the things they do, the things that happen around them. Like your thoughts should only consist of that. If you're not that person, do get a different field to start your business in. Don't try to be that person. Don't try to it's not something you can try to be. I mean, if you are, that's great, go for it. But if you aren't, don't. It is one of the most difficult things in the world to do. So you're saying, under se you kind of get that calling, if this is it. Like when you wake up, you're thinking about some plants. When you go to sleep, you're thinking about some plants. When you're dreaming, you're thinking about some plants. When you're eating, you're like, what plants are these? If you're that kind of a guy, आप करिए, आप एक successful agriculturalist बनेंगे. But if you're any other kind of guy, आप कुछ और करिए. You need to have that passion. Yes. Tarun bhai, it's been an absolute pleasure talking to you. Always and anytime. I hope that आप काफी आगे बढ़े. I hope learning and listening to raw and authentic opinions like yours, more and more people understand where we are at now, where as a sector, agriculture sector, and what are the prospects in this industry. I hope so too. So as always, pleasure meeting you, and we will catch up again. Yes. See you soon. भोलेनाथ। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस एपिसोड से कुछ सीखे, then please don't forget to like, comment and subscribe to the channel. और ये वीडियो अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम इस चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। So stay tuned and stay updated for a lot more.